नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइन जी के जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइनर जीके जीएस जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है। जब भी आप बालू को देखेंगे तो जो बालू गीला होता है वो धुतिहीन दिखाई देता है, यानी कि उतना उसमें चमक नहीं होता है। और वही बालू जब सूख जाता है, जब नदी के किनारे कभी आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे जो बालू सूखा हुआ था बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है, चांदी जैसा चमकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है? चलिए इसके अगर वजह की हम बात करें तो इसका वजह क्या हो सकता है, तो इसका वजह हो जाएगा कि इसका कारण है परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि जब बालू सूख जाता है तो उस पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जो लाइट आता है उस पर, ठीक है, उस पर जो लाइट आता है यानी कि जो प्रकाश आता है उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। और किसी भी चीज़ में जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, वो ज़्यादा चमकेगा। जैसे कि बात कर लीजिए डायमंड का, ठीक है, डायमंड का हीरा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसके पास चमकने का क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, अट्रैक्टिव होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो डायमंड में क्या होता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिजिकल फेनोमेना है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही इसी वजह से उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो बालू सूखा होता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। और वही गीला बालू होता है वो क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता, इस वजह से वो धुतिहीन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल दिया गया कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, पेरिस्कोप एक तरह का डिवाइस है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसको बनाने में, ठीक है, आप इसको इजीली घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका शेप अगर हम बताएं तो शेप कुछ इस तरह से होता है, जेड के आकार का होता है, ठीक है, जिस तरह से जेड होता है इस तरह ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जेड जैसा बिल्कुल नहीं होता, इस तरह से होता है, इस तरह से पेरिस्कोप होता है। मान लीजिए कि अगर आप नीचे हैं, ठीक है, और नीचे से यहाँ से अगर ऊपर की चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लगा कर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक 45 डिग्री का प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण लगाया जाता है और फिर एक यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो लाइट इसमें आती है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधे आपके आंखों तक पहुँच जाता है। और इस वजह से आप किसी भी चीज़ को ऊपर, अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसको देख सकते हैं नीचे से, ठीक है। तो वही पेरिस्कोप को पूछा जा रहा है कि बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या दिया गया, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। तो इसको बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कुलिज नालिका होता है इसके प्रयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे किरण, ठीक है, जो एक्स किरण होता है, एक्सरे जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए कुलिज नालिका का प्रयोग किया जाता है, किसका, एक्सरे का। एक्सरे से बारे में अगर हम पूछे कि एक्सरे का खोज किसने किया था, ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया था, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एक्सरे का खोज किसने किया था, ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया था, आप ये सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो जब आप देखते होंगे जब साबुन का जो झाग निकलता है, जब हम लोग नहाते हैं तो जो मतलब पतले झाग निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, उसमें रंग चमकता है, ठीक है, वो उसमें जो रंग क्या होता है, चमकता है, चाहे साबुन हो चाहे शैम्पू हो, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी चमकदार होता है, चमकता है, उसमें जो मतलब जिस तरह से हमारा रेनबो होता है ना उस तरह से अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो ये किस परिघटना का परिणाम है, किस वजह से ऐसा होता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ठीक है, जो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण है उसके वजह से ऐसा होता है। तो ये कौन सा फिनोमेना हो गया, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि पिछली साइड
कि ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स होता है यानी कि कोई भी गाड़ी होता है तो उसमें बहुत सारे मतलब दर्पण लगे होते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं, एक बीच में लगा होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि पीछे की साइड अगर कोई ट्रैफिक है तो उसको देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पीछे की अगर ट्रैफिक देखना है तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रयोग करते हैं एज ए साइड मिरर। ठीक है, एज ए साइड मिरर, साइड में मिरर लगा होता है। ठीक है, चाहे बाइक में भी आप चलाते होंगे तो बाइक में भी लगा होता है, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चाहे 4 व्हीलर हो 6 व्हीलर सब में लगा होता है, ताकि पीछे से कोई आ रहा है कितने मतलब इस चीज़ को देखने के लिए, या पीछे मान लीजिए गाड़ी को बैक करना है थोड़ा सा तो पीछे देखने के लिए उसी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होता है। ठीक है, जो हेडलाइट होता है तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जो जलता है तो उसमें मान लीजिए कि हेडलाइट हो गया तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें ग्लास लगाया जाता है ताकि जो मतलब जो फोकस है वो ज़्यादा मतलब अलग नहीं हो, छितराए नहीं, ठीक है, फैले नहीं। तो इसलिए उसमें एक तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस दर्पण मतलब कौन सा होता है, दर्पण का प्रकार बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबलीय दर्पण। ठीक है, पराबलीय। ठीक है, पराबलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो पराबलीय। अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम कार चलाते हैं तो जो हमारे पीछे जो भी मतलब ट्रैफिक है उसको देखने के लिए किस प्रकार का मिरर यानी कि दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ये सवाल पूछा गया। तो अभी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए थे, तो इसका सेम उत्तर हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो गया, उत्तल दर्पण कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण, इसको काट ही दीजिए। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी ऊपर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा आंख होता है तो आंख में एक भाग होता है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो उस पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं तो वो कहाँ पे बनता है, उसका इमेज बनता है रेटिना पे। तो वही पूछा जा रहा है कि जो हमारा आंख होता है उसके रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड पिक्चर बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है कहाँ पे, तो जो रेटिना होता है ह्यूमन आई के उस पर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जा रहा है। ठीक है, जो समानांतर समतल दर्पण है उसके बीच अगर रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या यानी कि कितना प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे। ठीक है, कितना इमेज बनेगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, समानांतर यानी कि जो पैरेलल अगर दो दर्पण रखा जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने, एक यहाँ पे रख दिया जाए और बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो इन दोनों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर अनंत है, जो कहाँ पे अनंत है, ठीक है, 60 डिग्री कोण पर अनंत है, तो बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। एक मान लीजिए कि कोई इस तरह से, ठीक है, एक दर्पण इस तरह से, मान लीजिए कि 60 डिग्री कुछ इस तरह से होता है, तो एक दर्पण इधर लगा है, एक दर्पण इधर, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो कितना प्रतिबिंब दिखेगा, ये चीज़ पूछा गया। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही उत्तर देखें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तो 360 डिग्री हुआ और 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा और -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आ गया। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं और इससे निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार की किरणपूर्ण है। तो जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, हम लोग दिन रात उसी से होता है, हमें गर्मी भी उसी से मिलता है। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि जब वो प्रकाश हमें मिलता है तो किस प्रकार के किरणपुंज है, वो एक तरह के रे के फॉर्म में आता है। ठीक है, किस तरह के रे के, तो वो किस तरह का किरणपुंज है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर किरणपुंज। कैसा है, समांतर किरणपुंज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर किरणपुंज। अगला सवाल दिया गया कि डायोप्टर
किसकी इकाई है, ठीक है। डायोप्टर एक तरह का इकाई है जिसका प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो अगर हम बात करें डायोप्टर का, तो डायोप्टर इकाई है लेंस का, ठीक है। जो लेंस होता है उसका इकाई है, यानी कि लेंस की जो क्षमता है उसकी इकाई है, ठीक है। पावर, जो मान लीजिए कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ जो लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस की क्या है, यूनिट है, इकाई है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चश्मा लगता है तो चश्मा में कोई ना कोई पावर होगा ना कि कितना चश्मा, मतलब पावर का चश्मा है। तो वही पावर को मेजर करने के लिए कौन सा चीज़ का यूज करते हैं, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पावर पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। तो बताइएगा पॉजिटिव पावर कौन से लेंस का होता है, ठीक है, और निगेटिव पावर कौन से लेंस में लग रहा है। बस ये चीज़ आपको कमेंट सेशन में बताना है, ये दोनों सवाल कमेंट सेशन में बताना है। देखते हैं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिनको इसके बारे में पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस रंग के बारे में जिसका तरंग जो दैर्घ्य होता है वो अधिकतम होता है। वो कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। देखिए जो लाल रंग होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हम लोग सिंबल ऑफ डेंजर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ डेंजर, ठीक है, सिंबल ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे के निशान में इसका प्रयोग किया जाता है ना लाल रंग का। जब मान लीजिए कहीं खतरा होता है तो लाल कपड़ा दिखा दीजिए, पता चल जाएगा लोगों को कि यहाँ पे खतरा है, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे देगा तो लोग संभल जाएंगे। तो इसलिए लाल रंग का क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए इसका प्रयोग खतरे के निशान के रूप में भी किया जाता है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान में क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। मान लीजिए कि जो अगर वायुमंडल ही नहीं हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो ही नहीं, एटमॉस्फेयर अगर हमारे पृथ्वी पर नहीं हो तो पूछा जा रहा है कि जो आकाश है उसका रंग पृथ्वी से कैसा दिखाई देगा। तो जब हम आसमान में देखेंगे तो हमें कैसा आसमान दिखाई देगा अगर वायुमंडल नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, तो काला यानी कि ब्लैक दिखाई देगा, पूरा ब्लैक दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरे हैं होते हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं किस कैमरा के, DSLR, ठीक है। आजकल लड़कों का मतलब यही चल रहा है, DSLR से फ़ोटो खींचिए, एडिट करिए और इंस्टा पे पोस्ट करिए। तो पहली बात तो ये कि ये जो DSLR कैमरा आप लोग यूज़ करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब चलिए यहाँ पे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो फोटोग्राफिक कैमरे होता है वो कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो उसका भाग के जिस तरह आँख का रेटिना का क्या काम है कि हमारे आँख के रेटिना जो होता है उस पर ही पिक्चर बनता है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है, तो आँख की रेटिना पर बनता है। तो उसी तरह जो फोटोग्राफिक कैमरा है उसमें पिक्चर कहाँ पे बनता है, इमेज कहाँ पे बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिल्म पे। कहाँ पे बनता है, फिल्म, उसमें एक फिल्म होता है, फिल्म एक भाग होता है कैमरा का, उस पर ही क्या होता है, आँख की रेटिना की तरह वो कार्य करता है और उस पर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।